हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग उसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे, क्योंकि कूलम्स लॉ दो चार्जेस के बीच का फोर्स बताता है आपको। इसका मतलब ये कि फोर्स, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर उसके डायरेक्शंस भी होंगे। यहाँ पे फोर्स का कैसा डायरेक्शन होगा, उसे कैसे लिखा जाता है, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, देखो बुक्स वगैरह पढ़ने के बाद हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके रहो उनके नोटेशंस में, तो मैं आपको सिंपल नोटेशंस में सिंपल चीजें बताऊंगा। आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज को लिखो और समझो। राइट, रियल नॉलेज का मतलब ये होता है बच्चों कि आपकी जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो भी बड़े सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाए और आप बड़े सिंपल तरीके से किसी को एक्सप्लेन कर पाओ। नॉलेजेबल होने का मतलब ये नहीं होता कि कोई सिंपल चीज भी है उसे आप बहुत कॉम्प्लेक्स कर दो, ताकि कॉम्प्लेक्स चीजें जब आप किसी को बताते हो तो उसको सुनने में ऐसा लगता है कि यार ये बंदा बड़ा नॉलेजेबल है, क्या बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसको कितनी कॉम्प्लेक्स चीजें आती है, उसको मैं नॉलेजेबल पर्सन नहीं मानूंगा। नॉलेजेबल पर्सन का मतलब ये है कि आप किसी गधे को भी समझा दो तो भी इतने सिंपल तरीके से आप समझा रहे हो कि उसे समझ में आ जाए, तब मैं समझूंगा कि आपको आता है वो चीज। तो चीजों को थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, फिर मैं आपके सामने रखता हूं और कोशिश करना इसको समझने की। देखो, अगर मान लो आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है Q1 और दूसरा चार्ज यहां पे रखा है Q2। अपने कन्वीनियंस और सिंप्लिसिटी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि दोनों चार्जेस का चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। आप पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो, उस हिसाब से जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो दोनों का अट्रैक्शन होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा और पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगे, बस एक डायरेक्शन का फर्क हो जाएगा। राइट, हम पॉजिटिव को लेके समझते हैं, बाकी आप नेगेटिव और पॉजिटिव वाला कर ले जाओगे। अच्छा, ये चार्ज जहां पे रखा हुआ है उस पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर यहां से ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, पोजीशन वेक्टर होता है वो वेक्टर जो ओरिजिन से ड्रॉ किया जाए उस पॉइंट तक जिस पॉइंट का आप पोजीशन वेक्टर बनाना चाहते हो। तो हमने इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाया जहां पे चार्ज Q1 रखा हुआ है और इस पोजीशन वेक्टर को हमने नाम दिया वेक्टर R1। क्लियर है ये चीज? अच्छा, दूसरा चार्ज जहां पे रखा हुआ है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी आप यहीं से ड्रॉ करोगे, ओरिजिन से ही पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया जाता है और इसका आप रख दो वेक्टर R2। ठीक है, एक वेक्टर आप और ड्रॉ करो जो कि 1 से लेकर 2 तक ड्रॉ किया जाएगा और इस वेक्टर को मैं नाम रख देता हूं वेक्टर R। अब आपको बुक्स में R12 21 पता नहीं क्या क्या लिख के दिया हुआ रहता है, पर वो चीजें समझने के लिए जो नॉलेजेबल पर्सन है वो समझ तो जाएगा, पर मुझे नहीं लगता है कि इतनी चीजें कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत है। हम सिंपल तरीके से भी जब लिख सकते हैं तो कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत क्यों है भाई। चलो यहाँ पे देखते हैं आगे। अब देखो, R वेक्टर जो है वो चार्ज Q1 से लेकर Q2 तक बनाया गया है। ठीक है, और मैं इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में R वेक्टर है, मतलब Q1 से लेकर Q2 तक, एक और वेक्टर ड्रॉ करता हूं और ये वेक्टर को मैं R कैप नाम दे देता हूं। R कैप एक ऐसा वेक्टर है जो कि वेक्टर R के डायरेक्शन में ही है और ऊपर R लगाया गया है। इसका मतलब क्या, ये एक यूनिट वेक्टर है। R कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग R। R के डायरेक्शन में ही एक यूनिट वेक्टर हमने ड्रॉ किया, दैट इज R कैप। बोलो, इतनी चीजें क्लियर है? अच्छा, अब सुनो, अब हम इनके बीच में फोर्स की बात करेंगे। देखो, यहाँ पे एक तो फोर्स Q1 पे लग रहा है जो कि चार्ज Q2 लगा रहा है, ऊपर की ओर रिपेल करेगा ना Q2, तो Q2 जब Q1 को फोर्स लगाएगा तो रिपल्शन ऑफ फोर्स ऊपर जाएगा। एक फोर्स Q2 पे लग रहा है जो कि Q1 लगा रहा है और ये फोर्स ऑफ रिपल्शन नीचे की ओर जा रहा है। बस यही दो फोर्स है और इसी दो फोर्स का इक्वेशन आपको सामने में लिखना है और कुछ नहीं। क्लियर है ये चीज? चलो स्टार्ट करते हैं। अब आप किसी फोर्स को या फिर किसी भी वेक्टर को लिखते कैसे हो? अगर मुझे वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखना है तो मैं कैसे लिखता हूं? आपने ये चीज वेक्टर्स में पढ़ रखी है। जैसे मान लो एक वेक्टर A बार है और वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे है, तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में हमने हमेशा फिक्स किया है कि हम आई कैप ही यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। कई लोग इसको एक्स कैप यूज करते हैं, लेकिन जनरली आई कैप से डिनोट किया जाता है। आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जो हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डायरेक्टेड होता है। तो अगर मान लो मेरे पास वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो हम लिखते कैसे हैं? देखो, वेक्टर को एक तो पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे
और उसके साथ उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, बस उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होना चाहिए, समझे। अगर मान लो कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में है, उसका मैग्नीट्यूड 10 है, ये मान लो वेक्टर बी है, तो अब आई कैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगा माइनस आई कैप, और मैं वेक्टर बी को कैसे लिखूंगा, -10 आई कैप। बात आ रही है समझ में। अगर मान लो वाई एक्सिस के लॉन्ग एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 15 है, लेट्स से वेक्टर सी बार, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बताओ, सी इज इक्वल टू वाई एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है, तो हम क्या लिखेंगे बताओ, इसका पहले तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे और उसके बाद फिर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। अब वापस यहां पे आ जाओ। पहले हम क्या करते हैं, देखो हम फोर्स ऑन Q1 निकालते हैं, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब फोर्स Q1 पे निकाला जा रहा है, तो Q1 पे जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, याद रखना ऊपर की ओर लगेगा। इसको मैं F1 ले लेता हूं। अब अगेन बुक में F12 F21 लिख के रखा हुआ है और अजीब सा कंफ्यूजन है। मैं आपको जैसे बता रहा हूं वैसा ही समझो और वैसा ही आप इसको समझने की कोशिश करना, तो और ज़्यादा बेटर होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। फोर्स ऑन Q1 पे जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने F1 लिख दिया बस। किसकी वजह से लग रहा है, Q2 की वजह से, Q2 फोर्स लगा रहा है ना, ठीक है। अब वेक्टर की फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है, पहले तो आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो और उसके बाद उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, दो चार्ज के बीच का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, 1/4πε0। फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि चार्जेस वैक्यूम में रखा हुआ है, तो k का वैल्यू 1 हो जाएगा। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है, r²। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। और उसके अलावा हम क्या करेंगे बताओ, इस डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो फोर्स के डायरेक्शन में क्या यूनिट वेक्टर होगा, एक यूनिट वेक्टर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है जिसको हमने आर कैप लिख रखा है। आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर आर, लेकिन इस वेक्टर आर या आर कैप के अगेंस्ट या ऑपोजिट डायरेक्शन में F1 लग रहा है। इसका मतलब अगर इस डायरेक्शन में आर वेक्टर है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जहां फोर्स लग रहा है वहां -r कैप वेक्टर हो जाएगा, है ना। तो आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर -r कैप है, बस बात खत्म। इस माइनस को आप चाहिए तो यहां ले सकते हो, तो आपको F1 विल बी इक्वल टू -1/4πε0, माइनस साइन मैंने यहां पे ले लिया, ओके, Q1 Q2 अपॉन r² इंटू r कैप मिल जाएगा। दिस इज फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इस डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। अब सिमिलर चीज आपको क्या करना है बताओ, आपको Q2 के लिए भी करना है, तो यहां पे हम Q2 के लिए भी कर लेते हैं और यहां पे लिखूंगा मैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q1 की वजह से फोर्स Q2 पे कितना लग रहा है, तो आप यहाँ पे F2 लिख रहे हो। F2 जो है वो फोर्स है जो Q2 पे लग रहा है, और Q2 पे फोर्स रिपल्शन फोर्स बाहर की ओर लगेगा, मतलब नीचे की साइड लगेगा। अगेन वेक्टर के फॉर्म में फोर्स लिखने का मतलब क्या है, पहले तो मैग्नीट्यूड लिखो, तो दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड फोर्स का तो हमको पता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², r इनके बीच का डिस्टेंस। उसके बाद आपको यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना है। यूनिट वेक्टर वो होना चाहिए जो इस फोर्स के डायरेक्शन में हो, और F2 नीचे की ओर है, नीचे की ओर जो यूनिट वेक्टर है वो r कैप है, तो आप सीधा सीधा r कैप से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो ये हो गया आपका फोर्स ऑन 2 इन द वेक्टर फॉर्म। तो इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में हम कूलम्स के लॉ को लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, इसको इक्वेशन 1 में लिख देता हूं और इसको इक्वेशन 2 में लिख देता हूं। F1 और F2 को देखो और कैसे तरीके से लिखा जा सकता है। हम क्या करते हैं, यहां पे ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी F1 लिखा हुआ है, F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² r कैप, और यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस वाला। तो आप अगर ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे हो जाएगा r³ क्योंकि r है यहाँ पे, और ऊपर हो जाएगा r इंटू r कैप। अब देखो r इंटू r कैप को आप क्या लिख सकते हो,
देखो आर वेक्टर दिख रहा है आपको, आर वेक्टर, इस आर वेक्टर को लिखना रहा तो आप ऐसे लिख सकते हो। आर वेक्टर, वेक्टर को लिखने का क्या तरीका है, उसका मैग्नीट्यूड लिखो और फिर उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिया और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो लिख दिया। तो हम आर वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। इससे होगा ये कि ये जो r इंटू आर कैप आपको दिख रहा है इसको आप r वेक्टर बना सकते हो और आपको F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, सॉरी माइनस रह जाता है, r वेक्टर लिख दिया मैंने। तो कई बार आपको ये लिखा हुआ दिख जाएगा। जब यहां पे आपको वेक्टर दिखता है तो याद रखना यहां पे क्यूब होगा, समझे। और जब यहां पे सिर्फ यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब ये आर आर कैंसिल हो चुका है, तब नीचे सिर्फ आर स्क्वायर होगा। तो क्यूब देख के घबराना नहीं है, क्योंकि देखो यहां पे ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर का मतलब आर इंटू आर क्या, तो यहां से एक आर और ये आर कैंसिल होकर आर स्क्वायर ही बचता है, पर हमने आर इंटू आर कैप को क्या लिख दिया, वेक्टर आर लिख दिया। तो यहां पे आपको वेक्टर मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे आर वेक्टर दिया हुआ है मतलब ये चीज है, तब आपको नीचे आर क्यूब लिखना है। अगर यहाँ पे सिर्फ यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो नीचे में आपको आर स्क्वायर लिखना है। बात आई समझ में, ठीक है। तो ये तो इक्वेशन 1 की बात हो गई, यहाँ पे लिख दिया। उसी तरह से आपको इक्वेशन 2 में F2 निकालना रहेगा तो F2 भी लिख सकते हो। F2 क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन नीचे आर क्यूब कर दो और इसको आर वेक्टर कर दो, तो ये F2 आ गया। अच्छा F1 और F2 को अगर तुम ध्यान से देखोगे, F1 में अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो F2 आ जाएगा और F2 में माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो F1 आ जाएगा। दोनों में सिर्फ माइनस का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। सो यू कैन सिंपली राइट F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर या फिर F2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F1 वेक्टर। तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है। अगर आप वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस वेक्टर B लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है बताओ। इफ यू राइट वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस वेक्टर B, तो इसका मतलब ये होता है कि वेक्टर A और वेक्टर B दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं। बस माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों का डायरेक्शन अलग है। माइनस बस आपको डायरेक्शन बताएगा कि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। और क्योंकि आप इक्वल टू साइन डाल के रखा है आपने दोनों वेक्टर्स के बीच में, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हमको पता है दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि दो चार्जेस एक दूसरे पर सेम फोर्स एक्सर्ट करती है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक यहां कर रहा है एक यहां कर रहा है, इसलिए यहां पे दोनों फोर्स के बीच में माइनस साइन आ गया है। तो ये हुआ आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आई होप आपको चीजें क्लियर अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसमें एक चीजें जो कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं वो ये है, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके नीचे थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, वो भी मैं समझा देता हूँ। अगर वो चीजें नहीं समझ में आ रही है तो उसको साइड में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये काम भी अच्छे से कर सकते हो जैसे मैंने बताया है। तो वो देखो क्या करते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल्स लॉ यूज कर लेते हैं। ट्राइंगल्स लॉ कैसे होता है बताओ। देखो ट्राइंगल्स लॉ में क्या होता है कि आपका दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू दिस वेक्टर, है ना। जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वो कंटिन्यूस होना चाहिए। यहाँ पे टेल हेड ऐसे जाओगे तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, ऐसे होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो ट्राइंगल्स लॉ यूज करके, तो वेक्टर R1 प्लस R जो होगा वो R2 हो जाएगा। वेक्टर R1 प्लस R जो होगा वो R2 हो जाएगा। इसको बोला जाता है ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तब आप वेक्टर R अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1, है ना। तो वेक्टर R का अगर मैग्नीट्यूड निकालते हो आप, तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं क्या करता हूं, इसका ऊपर का वेक्टर हटा देता हूं। अब यहां पे एक्चुअली में माइनस है ना, तो आप ऊपर का साइन हटा नहीं सकते, माइनस प्लस बीच में अगर है तो हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए यहाँ पे मॉड साइन डाल देते हैं वेक्टर के बीच में। तो अगर आपने मॉड साइन डाल दिया इसका मतलब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। बात आई समझ में। तो वेक्टर R इज इक्वल टू R2 माइनस R1 हुआ। सो वेक्टर R का मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड का मॉड साइन डाल देते हैं। बस ये R को हम इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं और कुछ नहीं। मतलब अगर इस R को यहाँ पे आप यूज करोगे तो R2 माइनस R1 का स्क्वायर, यहाँ पे R स्क्वायर है ना, तो R स्क्वायर की जगह पे वो क्या करते हैं, R2, देखो इसके हिसाब से R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का
मॉड का स्क्वायर कर देंगे, और कुछ नहीं, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको क्या करेंगे, वो R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड, जो कि R ही है एक्चुअली में, उसका स्क्वायर कर देंगे, समझे। तो ये एक्चुअली में इस तरीके से थोड़ा हमको कॉम्प्लिकेटेड जरूर दिखता है, पर वो एक ही चीज है, आप ये लिखो या फिर आप R स्क्वायर लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज है। बस आपको मैंने ये बताया कि किस तरह से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी वेक्टर फॉर्म का। और कूलम्स लॉ पे जो है कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।